नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। देश में बिगड़ रहे सांप्रदायिक माहौल से नाराज साहित्यकारों का सम्मान लौटाने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। सम्मान लौटाने वाले साहित्यकारों में अब कन्नड़ लेखक के नीला आर.के. और साथ ही साथ काशीनाथ अंबलगी का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले भी देश के तकरीबन 26 जाने माने साहित्यकार अपना सम्मान लौटा चुके हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने इस तरह के सम्मान लौटाए जाने पर सवाल खड़े करते हुए इसे एक सियासी साजिश करार दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बाद आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस तरह के सम्मान लौटाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। रविशंकर प्रसाद ने साहित्यकारों से सवाल पूछा है कि जब मेरठ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में दंगे हुए तब ये लेखक कहां थे। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आनंद शर्मा एक बात का जवाब दें, जब तस्लीमा नासरीन के साथ बंगाल में हो रहा था ये साहित्यकार कहां थे? जब आनंद शर्मा की पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया था तो कुलदीप नैयर, रामनाथ गोयनका को छोड़ के ये बाकी साहित्यकार कहां थे? जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था तो ये साहित्यकार कहां थे? जब सलमान रुश्दी की पुस्तक को बैन किया गया उस समय साहित्यकार कहां थे? तो ये सारे साहित्यकार हमारा सम्मान है, लेकिन ये सब लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हारी है, लेफ्ट पार्टियां हार रही हैं, कोई स्पेस नहीं बच रहा है, तो ये लोग ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, लगातार साहित्यकारों को लेकर जो ये पूरा घटनाक्रम एक हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लगातार इस पर बढ़ता ही जा रहा है ये लगातार। चलिए हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इस वक्त ये एक अहम खबर यहां पर दिखा दें। जिस तरह से लगातार ये बढ़ता जा रहा है, यहां रविशंकर प्रसाद ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित, कैसे देखें हम इसको? क्या आपकी पहले तो रिएक्शन चाहती हूँ इस पर? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में फाइनेंस मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी ने कहा है कि एक मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट है, जो कि ये मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट है। आप देखिए, तमाम जो साहित्यकार हैं जो अपने अवार्ड्स को वापस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक इंटॉलरेंस का माहौल हिंदुस्तान में बना है। आप बताइए, मैं एक साधारण विषय पूछ रहा हूँ, 84 के दंगे हिंदुस्तान में हुए, क्या उससे भयावह कुछ और था? 3500 सिखों का कत्ल सड़कों पर कर दिया गया। 86 में नयनतारा जी, जिन्होंने पहली बार अवार्ड वापस किया, 86 में उन्होंने अवार्ड ग्रहण किया। आखिरकार उन्होंने अवार्ड क्यों ग्रहण किया? कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म किया गया, जो अत्याचार किया गया, घर से निकाल कर जिस बर्बरतापूर्वक तरीके से उनको मारा गया, उन्हें अपने घर में ही बेघर कर दिया गया, क्या उस समय बहुत टॉलरेंट माहौल था? मुजफ्फरनगर के दंगे, मलियाना, मेरठ, कोकराझार, मुंबई के दंगे, मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट। संबित, आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन आप किस बिना पर आखिर कह रहे हैं कि ये एक सियासी साजिश, और किस बिना पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया? क्यों? नहीं, देखिए, इसमें तो एक स्ट्रक्चर्ड डिसेंट है, एक मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट और एक स्ट्रक्चर्ड डिसेंट है। अगर अचानक किसी दिन इनको लगता है कि आज माहौल ठीक नहीं है हिंदुस्तान का, क्योंकि दाभोलकर जी का, कलबुर्गी जी का जो है हत्या हुआ है, बहुत स्पष्ट शब्दों में अरुण जी ने कहा है कि कोई भी हत्याओं के साथ खड़ा नहीं है, मगर जब दाभोलकर जी की हत्या हुई थी 20 अगस्त 2013 का, उस समय प्रधानमंत्री कोई और, मुख्यमंत्री कोई और। अब आप पूछ रहे हैं कि इंटॉलरेंट माहौल है, तो आप बताइए, क्या एक डिजाइन नहीं दिख रहा है इसमें? ठीक है, मैं आपके बात का जवाब ले लेती हूँ। संजय झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपने संबित पात्रा की बात सुनी होगी, रिएक्ट करना चाहेंगे आप? आपको जिम्मेदार ठहरा रहे रविशंकर प्रसाद भी। अब देखिए, मैंने रविशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट सुना था आपके के चैनल पर। यह हास्य योग्य है, और मैं समझता हूँ कि भारत के लोग चिंतित हैं, लेकिन उनको थोड़ी हंसी भी आती होगी कि ये सरकार कितनी भ्रांति हो चुकी है, इनका क्या एक डिल्यूजन है। मैं भी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, हर चीज में उनको राजनीति लगती है। देखिए, जब भी कोई फासिस्ट, कोई जब सरकार किसी भी चाहे वो उनके पास पूर्ण बहुमत क्यों न हो,
लेकिन यदि उनका सोच यदि रिग्रेसिव है, उनका सोच यदि सीमित है, तो वो उनका आप विरोध कीजिए, उनको बहुत बुरा लगता है। उनको आप बताइए कि आप लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं संबित पात्रा के साथ बहुत बार उनके साथ टीवी डिस्कशन होता है। जैसे हम उनका विरोध करते हैं या कुछ ऐसी बात करें जहाँ पर हम भाजपा की समस्या करते हैं, वो बीच में टोकेंगे। ये आप उनका देखिए, एक तरीके से उनका एक पैटर्न है, एक परंपरा है, उनका एक ढांचा है। अब रहा रविशंकर प्रसाद, क्या ये जानते हैं कि अमिताभ घोष, उनका अंतरराष्ट्रीय ये जो कहते हैं लिटरेरी वर्ल्ड में जो उनका जो इज्जत है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का भी नहीं होगा। ये लेखक का भी एक स्तर होता है। और यहाँ पर उन पर आरोप लगाना कि वो सियासत को राजनीति कर रहे हैं, या इतने लोग, जितने लोग साहित्य अकेडमी में है, सब कांग्रेस के लोग हैं। अभी ये तो मजाक हो रहा है, प्रजातंत्र के साथ एक मजाक हो रहा है। देखिए, प्रजातंत्र के साथ कौन लोग मजाक कर रहे हैं, ये आज हिंदुस्तान की जनता भली भांति देख रही है। और आपको बताऊं मैं, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसके लोग जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं और उनके पैट्रोनेज में जो लोग काम करते हैं, उनको जब सत्ता सुख नहीं मिलता है, तो एक जल बिन मछली वाली परिस्थिति इनकी हो जाती है। उनका तड़प दिख रहा है। ये आखिर एक गरीब चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया, परिवार के लोगों को ही बनना था। और इनका जो पैट्रोनेज चल रहा था कई लेखकों के ऊपर, कई पत्रकारों के ऊपर, वो पैट्रोनेज जब समाप्त हो जाता है तो इसी प्रकार का एक वैचारिक लड़ाई होती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जनता से पूछिए, जनता इस पर रिएक्ट कर रही है कि आखिर सब लोग चुप क्यों बैठे थे। इतने दंगे हो गए हिंदुस्तान में, इतना माहौल बिगड़ा, इमरजेंसी लगाने वालों से आपने पुरस्कार लिया। इमरजेंसी के समय जो हालात थे हिंदुस्तान में, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन संबित, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें धमकाएंगे। जिस तरह से अरुण जेटली जी ने कहा कि फिर तो इस तरह से पुरस्कार देना बंद कर दिए जाएंगे, सोचना पड़ेगा, मतलब ये एक थोड़ा सा धमकी भरा लहजा था, क्या ये ठीक है? नहीं, कोई धमकी भरा लहजा नहीं है। धमकी भरा लहजा तो मैं बता रहा हूँ, सलमान रुश्दी की किताब को बैन कर दिया गया। रेड साड़ी नामक की किताब जेवियर मोरो ने लिखा, तो कांग्रेस के लोगों ने तमाम हिंदुस्तान में उसके फोटो पे कालिक मची। जब एक पत्रक फिल्मकार जो है, वो कलाकार के साथ यहाँ पे हिंदुस्तान में पिक्चर बनाना चाहते थे माउंटबेटन के ऊपर और नेहरू जी के ऊपर, तो उसको बैन कर दिया गया। उस समय क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था? तस्लीमा नसरीन के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उनको दर दर भटकना पड़ा, उनके साथ बदतमीजी की गई, उस समय तो किसी ने भी अपना अवार्ड वापस नहीं किया। क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था? ये सिलेक्टिव आउटरीच जो दिखाया जा रहा है, इससे क्या, अब सबसे बड़ा उदाहरण मैं देखता हूं, देखिए सुभाष चंद्र बोस जैसे इतने बड़े व्यक्ति के साथ ऐसे ही लेखकों ने, ऐसे ही इतिहासकारों ने क्या किया, उनको दफना दिया। सुभाष चंद्र बोस को जिस प्रकार से झुटलाया गया और नेहरू जी के विषयों को जैसे छुपाया गया, आज वो सब बातें उभर के आ रही हैं। तो हिंदुस्तान की संजय जी आप पर आरोप लगा रहे हैं संबित। देखिए, मैं संबित पात्रा जब बात करते हैं तो मुझे थोड़ा मनोरंजन भी वहाँ पर बहुत ही उभर के दिखता है। मैं आपको आप देखिए, आपको ये बीच में टोकना शुरू करेंगे, इन लोग का एक तरीका है। खैर एनीवे, मैं ये कहना मैं कह रहा था कि आपको अगर बीच में हंसी आती है तो कोने में जाके हंसने की आवश्यकता नहीं है। जो फासिस्ट होते हैं वो दूसरा राय सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसका उदाहरण नमूना आपके सामने है और IBM 7 के सब दर्शक ये सुन रहे होंगे। लेकिन मुझे खत्म करने दीजिए, मैं इतना ही कहूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि भारत के लोग, सब लोग वो हमारी जैसे सोच रहे हैं, यही इनका भ्रम है। ये शायद अखबार नहीं पढ़ते हैं, ये शायद टीवी नहीं देखते, ये सोशल मीडिया नहीं पढ़ते हैं। ये जाने, अखबार पढ़िए, भारत भर में भैया वो वोट मिले आपको, जो नतीजे हैं लोकसभा चुनाव के, वो पढ़ रहे हैं। वही बता रहा था, यही फॉर में हो गए, नमूना है 44 हो गया, फासिस्ट सरकार के। आज संजय झा कुछ बोल रहा है कांग्रेस पार्टी से, आप बीच में रोक रहे हैं। मैंने एक शब्द नहीं बोला था और ये IBM 7 के लाखों दर्शक देख रहे हैं कि मैंने जो कहा था वो सच कहा था। अब मुझे खत्म करने दीजिए, बीच में मत टोकिए संबित पात्रा। बोलिए। मैं भी आपको टोक सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। ये इस भरमन साहब का आप जरा फायदा मत उठाइए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, अंत में सारे भारत के लोग चिंतित हैं और इनका ये जो घमंड और अहंकार है, ये सरकार में पूर्ण बहुमत है, ये भूल रहे हैं कि इनको हर 10 में सिर्फ 3 लोगों ने इनको समर्थन दिया था।
7 लोग इनके विरोध में थे और शायद ये 3 भी आज 2 पर पहुंच चुका होगा। इसलिए ये घमंड, ये अहंकार, ये जो तानाशाही और ये फासिस्ट जो शैली ये सरकार दिखा रही है, इसका इनको परिणाम हर एक चुनाव में, बिहार से शुरू होते हुए हर एक चुनाव में इस देश का माहौल बदल रहा है और हर एक चुनाव में ये जानेगी ये सरकार कि पूर्ण बहुमत से आप देश के लोगों को आप दबा कर नहीं रख सकते हैं। ये देश एक प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। जी बिल्कुल, चलिए बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उनका भी हम शुक्रिया यहाँ पर करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, कब तक हम ये देखें, ये सियासत आखिर कहाँ तक जाएगी, जो इस सम्मान पर ये सियासत खड़ी हो गई है और लगातार इसको तूल मिलता जा रहा है? देखिए, 2 चीजें साफ है, ये जुबानी जंग चलती रहेगी, पहली बात, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन हुआ है, उसके साथ व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है और ऐसे में विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई। अगर आप पहले के दौर के जितने अवार्ड विनर्स हैं, बीजेपी उन पर ही सवाल उठा रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का दावा है, जो बीजेपी सरकार का दावा है, जो मंत्रियों का दावा है कि वो या तो वामपंथ विचारधारा से जुड़े हुए थे या फिर कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। ऐसे लोग ज्यादा कर रहे हैं, यही सरकार का आरोप है। तो जाहिर तौर पर ये जंग चलती रहेगी, क्योंकि ऐसा व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है कि विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है और विचारधारा की लड़ाई हुई है, तो जाहिर तौर पर ये प्रक्रिया अभी जुबानी जंग चलती रहेगी। शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।